इस भाग में हम लेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो अध्याय 2 है, ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। इसका है ये भाग 2। इससे पहले भाग 1 आप देख चुके होंगे। अब आगे यहाँ पर लेते हैं ऊष्मा, हीट। हीट क्या है, इसको समझने के लिए हम दो वस्तु इस तरह से देखते हैं। वस्तु ए और जिसका तापमान है 40 अंश सेंटीग्रेड, और दूसरा वस्तु है बी जिसका तापमान है 80 अंश सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों को संपर्क में रखेंगे तब कोई ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे में जाएगी। जैसे ये वस्तु बी से वस्तु ए में जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक दोनों का ताप समान ना हो जाए। अब इसमें आता है कि क्या चीज़ जा रहा है, आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन कोई न कोई ऊर्जा या वस्तु जाता हुआ महसूस होगा, तभी तो दोनों का तापमान समान होगा। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है, एक अदृश्य ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जो अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और इस अदृश्य ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा क्या हो जाएगा, परिभाषा इसके आधार पर आप दे सकते हो। जिस ऊर्जा के कारण किसी वस्तु के तापमान में बदलाव होता है उस ऊर्जा को ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊष्मा की परिभाषा आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि आप ताप का कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं। अगर हम इस ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं तब उसके आधार से ताप को परिभाषित करते हैं, लेकिन यहाँ पर ताप को मूल रूप से आपको बतलाया गया है भाग 1 में। तो इसमें आपको हम ताप के आधार पर ऊष्मा की परिभाषा दे रहे हैं। तो इस परिभाषा को याद रखना है, जिस ऊर्जा के कारण किसी वस्तु के तापमान में बदलाव होता है उस ऊर्जा को ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। या इसके दूसरे रूप में और परिभाषित किया गया है, ऊर्जा का वह प्रकार जिसके कारण हमें वस्तुओं में या वस्तु की गर्माहट का आभास होता है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह से आपको निश्चित समझ में आ गया होगा, ऊष्मा कोई वस्तु नहीं है बल्कि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। और ऐसा ऊर्जा है जो जिस वस्तु में आकर उसको डालें तब उसका तापमान बढ़ जाता है, और जिस वस्तु से अगर उसको हम निकालें तब उसका तापमान घट जाता है। तब तो ये सामान्य परिभाषा हो गया ऊष्मा का। आगे अब लेते हैं भौतिकी में हम क्या करते हैं, मापते हैं। सभी वस्तु का मापन किया, सभी राशियों का मापन किया जाता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक, तो ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक के लेते हैं। तो सीजीएस पद्धति में यदि देखें तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी, जिसको CAL से दर्शाते हैं। और कैलोरी की यहाँ पर परिभाषा दिया जाता है, एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो ये 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। कितने पानी? 1 ग्राम पानी। लेकिन यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ तक बढ़ाएंगे, इसीलिए आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, 14.5 अंश सेंटीग्रेड से 15.5 अंश सेंटीग्रेड। तो परिभाषा को आप ध्यान में रखोगे, 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 अंश सेंटीग्रेड, 14.5 अंश सेंटीग्रेड से 15.5 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये तो CGS पद्धति में हो गया। दूसरा आगे लेते हैं SI पद्धति में ऊष्मा का मात्रक। तो SI पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है, जूल है। वैसे आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, जूल किसका मात्रक है, कार्य का। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। और जैसे हमने बतलाया कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, तो इसीलिए इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पर एक संबंध आता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या जनरली इसको 4.2 जूल ऐसा भी याद रखते हैं। इसको ध्यान में रखोगे। और अन्य मात्रक पे हम लेंगे
चूँकि कैलोरी बहुत छोटा मात्रक हो जाता है, इसीलिए हम किलो कैलोरी का उपयोग करते हैं। और किलो शब्द जुड़ गया, इसका अर्थ आप लोग जानते हैं 1000 गुना होता है। इस तरह से 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, 1000 कैलोरी। इस तरह से ऊष्मा का मात्रक को आप याद रखेंगे, उसमें संबंध को आप याद रखेंगे। अब आगे हम लेते हैं ऊष्मा का संचरण। जैसे हमने तो ऊष्मा की कॉन्सेप्ट को बतलाते समय दो वस्तु को चिपका कर रख दिए थे, तो क्या दोनों वस्तु जुड़े रहेंगे तभी ऊष्मा का संचरण होगा? ऐसा नहीं है। इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट हम लेंगे। जिस प्रकार द्रव जो है सदैव ऊंचे तल से निचले तल की ओर बहता है, ठीक उसी प्रकार ऊष्मा का प्रवाह भी सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होती है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु की ओर होती है। तब क्या हुआ, ताप के आधार पर हम ऊष्मा के संचरण को समझेंगे। तो तापांतर, ताप के अंतर, उच्च ताप और निम्न ताप, अधिक ताप कम ताप, ऐसा शब्द आया है तो तापांतर कहेंगे। तो तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले प्रवाह को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले प्रवाह को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। अब ये संचरण अलग अलग विधि से हो सकती है, अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तब आगे देते हैं ऊष्मा संचरण के प्रकार। तो ऊष्मा संचरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक होता है चालन, कंडक्शन मेथड, दूसरा होता है संवहन, कन्वेक्शन मेथड, और तीसरा होता है विकिरण, रेडिएशन। तो ये 3 विधियां हैं। इन तीनों विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट को। तब आगे यहाँ पर लेते हैं पहला जो आता है चालन, कंडक्शन। कंडक्शन विधि को समझने के लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है या उस प्रयोग को अनुभव करना है। एक मोमबत्ती लेना है, एक पतली सी लोहे का रॉड ले लेना है छड़, और एक सिरे को आप हाथ से पकड़ लेंगे और दूसरे सिरे को गर्म करेंगे। कुछ देर तक गर्म करने पर आप महसूस करेंगे कि आपका जो छड़ का दूसरा सिरा है जिसको हाथ पर पकड़े हैं वो भी क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं या आप अनुभव कर सकते हैं इसको। अब इसमें इसी को कहा गया है कि किसी लोहे के छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर छड़ का दूसरी सिरा गर्म हो जाता है। क्यों हुआ यहाँ पर? अर्थात ऊष्मा जो बिंदु ए है यहाँ पर, वहाँ से बिंदु बी आपके हाथ तक, जहाँ पर मोमबत्ती की लौ पड़ रही है वहाँ से कहाँ तक, आपका हाथ तक, क्या हुआ, छड़ के माध्यम से आगे बढ़ा, अर्थात ऊष्मा का संचरण हुआ। इस कारण आप जो पकड़े थे वह भाग भी गर्म हो गया। तब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गर्म होने पर छड़ के उस भाग के कणों में कंपनता, वाइब्रेशन, कंपनता बढ़ जाती है। अर्थात आप सब जानते हो कि जितने भी पदार्थ हैं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं। अर्थात उन अणुओं में क्या होती है, गर्म करने पर वाइब्रेशन जो होता है, कंपन जो होती है वो बढ़ जाती है, और कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे वाले अणुओं में ऊर्जा का स्थानांतरण कर देते हैं। तो जो अणु गर्म होता है उसका कंपन बढ़ता है तो उसके बगल वाले अणु को ऊर्जा दे देता है, फिर वो अणु कंपन करता है तो और अपने फिर बगल वाले को दे देता है। तो इसी को कहा गया है कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे वाले अणुओं में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, और इस तरह से ऊष्मा का संचरण एक स्थान से गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होती है। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को हम चालन या कंडक्शन विधि कहते हैं। आगे अब यहाँ पर लेते हैं, इस विधि में ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। चालन विधि में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होती है
पदार्थ के कणों का संचरण नहीं होता, उसी को यहाँ पर दिया गया है। चालन विधि में ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। यहाँ ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है और जो माध्यम है अर्थात लोहे का छड़ है वो अपनी जगह है, उसका कण वहीं पर है, लेकिन ऊष्मा को स्थानांतरित कर रही है। आगे यहाँ पर देखते हैं यार, अलग अलग पदार्थों में ऊष्मा प्रवाह होने की दर अलग अलग होती है। इसको समझने के लिए आपको जो पहला हम प्रयोग किए हैं उसी को थोड़ा सा और करके देखना। एक लोहे के छड़ को पहले गर्म करना उतनी ही तापमान पर और देखना कि कितने समय में जो दूसरा सिरा है वो गर्म हो रही है। फिर तांबे के छड़ पर प्रयोग करना, फिर एल्युमिनियम के छड़ पर प्रयोग करना, अर्थात अलग अलग धातुओं पर प्रयोग करोगे तो आपको ये अनुभव होगा कि अलग अलग जो धातुएं हैं उसमें ऊष्मा का जो प्रवाह होने का दर क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी को यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग पदार्थों में ऊष्मा प्रवाह होने की दर अलग अलग होती है। जिस पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह की दर को किसी पदार्थ में, अब अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होगा, तो किसी पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह की दर को उस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता कहते हैं। तब यहाँ पर फिजिक्स या भौतिकी में बात करें तब किस पदार्थ में कितने दर से ऊष्मा का प्रवाह होती है उसको भी एक भौतिक राशि मानते हैं और उसकी परिभाषा देते हैं, उसका मात्रक निकालते हैं। तब इस तरह से यहाँ पर किसी पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह की दर को उस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता कहते हैं और ऊष्मीय चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होती है। इसके मात्रक के बारे में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे 11वीं में, अभी केवल नाम को याद रखेंगे। किसी पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह की दर को उस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता कहते हैं। ऊष्मीय चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। ऊष्मीय चालकता जो अभी पढ़े हैं उसके आधार पर पदार्थों को बांटा गया है। तो ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है ऊष्मारोधी पदार्थ जिसको इंसुलेटर्स कहते हैं, दूसरा होता है कुचालक बैड कंडक्टर्स और तीसरा होता है चालक कंडक्टर्स। इसके बारे में अध्ययन करते हैं अब। तो ऊष्मारोधी पदार्थ अर्थात इंसुलेटर्स शब्द सुने होंगे, ऊष्मारोधी पदार्थ। इन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं होती, अर्थात इसकी जो ऊष्मीय चालकता है वह क्या होता है, शून्य होती है। तो याद रखना इन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, अतः इसकी चालकता शून्य होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं तब एवोनाइट होता है, एस्बेस्टस होता है और आप लोग याद रख सकते हो क्या होता है, अभ्रक। दूसरा हम लेते हैं कुचालक जिसको कहते हैं बेड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कहते हैं मतलब कुछ बहुत चालन होगा इसमें, तो इसीलिए इसकी परिभाषा दिया गया है। इन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता है, मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में ऊष्मा संचरित होती है। उदाहरण के लिए लकड़ी, कांच। लकड़ी को आप देखेंगे तब बहुत देर में दूसरा सिरा गर्म होता है, तो ये क्या है, चालक तो नहीं है लेकिन ऊष्मारोधी भी नहीं है, कुचालक है ये, है ना। तीसरा आगे लेते हैं हम चालक। तो ऊष्मा संचरण ऐसे पदार्थों में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण सरलता से होने देता है, अर्थात वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे हैं धातु और मिश्र धातु, इनमें क्या होता है, ऊष्मा का संचरण आसानी से होती है। तब इन तीनों में यदि हम देखें चालकता जो शब्दावली हम लिए हैं उसमें देखते हैं तब चालक की चालकता सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद कुचालक का उससे कम होगा और ऊष्मारोधी का शून्य होगा। तो इस तरह से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तीनों शब्दों को देखेंगे तब क्या होगा, चालकता घटता रहेगा और जैसे नीचे की ओर जाएंगे तब बढ़ता रहेगा, मतलब इसमें कम उसमें थोड़ा होगा और इसमें ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इस चालकता के आधार पर हम पदार्थों को बांट सकते हैं। आगे हम लेते हैं ऊष्मा संचरण की जो द्वितीय विधि है,
द्वितीय विधि क्या बतलाए थे आपको? संवहन, कन्वेक्शन। तो संवहन क्या है, इसको अनुभव करने के लिए आप किसी पारदर्शी बर्तन में अगर पानी गर्म करेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है। पहले तो बुलबुला ऊपर की ओर आता हुआ दिखेगा, इसके बाद क्या होती है, नीचे भाग से जिस भाग को हम गर्म करते हैं वहाँ से जल के अणु ऊपर की ओर जाता है और ऊपर जो स्थित जल के अणु है वो नीचे की ओर जाता है। तो इसी को आ गया है, जब किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तब बर्तन के नीचे से पानी ऊपर की ओर चलने लगता है और ऊपर स्थित पानी नीचे जाने लगता है। अर्थात क्या होती है, जल की लगातार धाराएं चलने लगती है और इन धाराओं को हम क्या कहते हैं, संवहन धारा कहते हैं और इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। तो ये ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें जो पदार्थ के कण है वो ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अर्थात संवहन ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम अर्थात पदार्थ के कण ऊष्मा लेकर संचरित होती है और इस तरह से ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरी स्थान होती है। तो इस बात को याद रखोगे, इसमें माध्यम के कण एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाती है, जबकि चालन में माध्यम के कण वहीं पर रहती है, केवल ऊष्मा का संचरण होता है। इसमें ऊष्मा का तो संचरण होता ही है, साथ में क्या होती है, माध्यम के कण भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब ये संचरण कैसे होता है, इसके लिए जो संवहन चक्र चलती है उसको हम डायग्राम से समझाएंगे। संवहन धारा को समझने के लिए एक ऐसा स्थान लेते हैं जहाँ क्या है, नदी का किनारा है, नदी का किनारा है और नदी में पानी है और नदी के आसपास क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो दिन के समय हम देखते हैं इसी को, दिन के समय क्या होगा, सूर्य की गर्मी से विकिरण के द्वारा क्या होगी, यहाँ पर जो रेत है वो क्या होगा, गर्म होगा। रेत क्या होती है, पानी की तुलना में जल्दी क्या होती है, गर्म होती है, इसलिए जो मैदानी भाग है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन जो नदी का जो पानी है वो ठंडा रहेगा। अर्थात इसके आसपास की वायु भी क्या होती है, ठंडी रहती है और ये जल से ठंडी होने के कारण क्या हो जाएगा, ठंडी रहेगा जल के संपर्क में होने के कारण। अब यहाँ पर जो रेतीला भाग है नदी के किनारे वाला जहाँ रेत है, यहाँ वाला भाग क्या होती है, गर्म हो गया और हल्का होकर क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा। ऊपर उड़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगी और खाली स्थान हो जाएगी तब जो ठंडी हवा है वह क्या होती है, जल सतह से स्थल की ओर जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए दौड़ने लगेगी, चलने लगेगी। इसको वैसे जल समीर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से दिन के समय क्या होती है, जल के ऊपर स्थित वायु ठंडा होने के कारण क्या होती है, स्थल की ओर गति करने लगती है और जैसे ही इधर आएगा स्थल भाग पर, उसके संपर्क में आने पर ये गर्म हो जाएगी और फिर ऊपर उठने लगेगी। ऊपर उठने के बाद ये हवा क्या हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा और चूंकि ये ठंडी हवा स्थल भाग की ओर चला गया है तो ये स्थल खाली हो गया। तब इस तरह से ऊपर की ओर क्या होती है, गर्म हवा फिर यहाँ पर ठंडा होकर नीचे क्या होती है, गिरने लगती है, नीचे आने लगता है और यहाँ आकर फिर से ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा करके चक्र चलने लगता है। दूसरा हम रात की स्थिति में देखते हैं, दूसरा चित्र यहाँ पर देखो ध्यान से। रात में क्या होगा, रेत क्या है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी क्या होता है, तुलनात्मक रूप से गर्म रहता है। अर्थात जैसे हमने बताया ना, विकिरण जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा विकिरण भी होता है। तो चूंकि रेत क्या होता है, अवशोषित भी किया और उत्सर्जित भी करेगा, तो जल्दी से विसर्जित कर दिया तो ये ठंडा हो गया। लेकिन नदी का पानी क्या रहेगा, गर्म रहेगा ये, और गर्म रहेगा तब अब इसके आसपास के वायु भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा और गर्म होगा क्या होगी, ये ऊपर की ओर उठने लगेगी। लेकिन उस समय क्या होगा, रात के समय स्थल भाग ठंडा हो गया तो इसके आसपास का वायु भी ठंडा हो गया और ये ठंडी वायु जो यहाँ पर गर्म वायु ऊपर चला गया है उसको आगे भरने के लिए सतह पर आएगी और यहाँ पर गर्म वायु ऊपर होकर फिर से क्या होगा, ऊपर जाकर ठंडा होकर नीचे स्थल भाग की ओर जाएगी। तो इस तरह से पृथ्वी के सतह पर नीचे की ओर क्या होती है, स्थल से
जल की ओर वायु का प्रवाह होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्थल प्रवाह। तो इस तरह से एक संवहन धारा चलते रहती है। अब आते हैं ऊष्मा संचरण की जो तीसरी विधि है, उसको हम क्या कहते हैं, विकिरण, रेडिएशन कहते हैं ना, विकिरण। तो विकिरण ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी हम दो विधि बताए थे, चालन और संवहन, तो उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे लोहे का छड़ है तो छड़ के द्वारा ऊष्मा का संचरण हुआ, जैसे वायु में है तो वायु के कण के द्वारा ऊष्मा का संचरण हुआ, तो उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विकिरण एक ऐसा विधि है जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए लेते हैं, सूर्य से जो आने वाली विकिरण है, ऊष्मा, आने वाली ऊष्मा बिना माध्यम के हम तक पहुंचती है। अर्थात चूँकि आप सब जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ भाग में क्या है, निर्वात है, अर्थात कोई माध्यम नहीं है, फिर भी सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंचती है। तब इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। अब यहाँ पर विकिरण क्या है, तब इसको समझने के लिए लेते हैं, प्रत्येक गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशाओं में निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। कोई भी गर्म वस्तु है, कम गर्म है तो कम मात्रा में विकिरण निकलेगी, ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में विकिरण निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। और वो क्या होती है, ऊष्मीय विकिरण प्रकाश की चाल से सरल रेखा में संचरित होती है। जिस तरह से प्रकाश सरल रेखा में चलता है, आप सब समझते हैं, जानते हैं, ठीक उसी तरह से ऊष्मीय विकिरण भी क्या होती है, सरल रेखा में संचरित होती है। वैसे उच्च कक्षाओं में आप पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक उसी तरह से ऊष्मीय विकिरण भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। उसकी भी गुण प्रकाश के चाल, प्रकाश जैसे होता है, इसीलिए प्रकाश के चाल से सरल रेखा में ही संचरित होती है। और ऊष्मा संचरण की इस विधि को हम विकिरण विधि कहते हैं। तो ये ऊष्मीय विकिरण क्या है, समझ में आ गया। ये ऊष्मीय विकिरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और उसके द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। अब यहाँ पर आगे लेते हैं, ये कैसे कोई वस्तु कोई स्थान से दूसरे स्थान, जब ऊष्मीय विकिरण किसी तल पर पड़ती है और तल के द्वारा उसको अवशोषित कर ली जाती है, तब वह तल क्या होता है, गर्म हो जाता है, अर्थात उसको ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे आपको पहले बताया जा चुका है, ऊष्मा को अवशोषित करने वाली वस्तु क्या होती है, गर्म होती है, अर्थात उसका तापमान बढ़ने लगता है। तो जब ऊष्मीय विकिरण किसी तल पर पड़ती है और तल के द्वारा उसे अवशोषित कर ली जाती है, तब वह तल गर्म हो जाता है। और फिर इस पर विकिरण नहीं पड़ने पर, अब मान लो वो वस्तु पर हम विकिरण डालना छोड़ दें, उसमें विकिरण न डाला जाए, तब इससे ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात गर्म होने के पश्चात वो वस्तु स्वयं क्या होगा, ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करने लगता है। तब इस तरह से जो ठंडी वस्तु है क्या होती है, ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण करती है, और गर्म वस्तु ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करती है। आगे इन दोनों में एक संबंध होता है, जो वस्तु अपने पर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अच्छा अवशोषक कहते हैं। अर्थात कोई सतह उस पर पड़ने वाली जो ऊष्मीय विकिरण है सबको अवशोषित कर लेती है, तब उसको हम अच्छा अवशोषक कहेंगे। और जो अच्छा अवशोषक होता है उसको जब हम ठंडा स्थान पर ले जाएंगे, गर्म होने के बाद ठंडे स्थान पर ले जाएंगे, तब उससे क्या होती है, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन होने लगता है। तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तब इस तरह से जब उसको विकिरण डालना छोड़ देंगे उस वस्तु पर और ठंडे स्थान पर ले जाएंगे, तब उससे क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। तो इसी को याद रखना है, अच्छे अवशोषक क्या होता है, अच्छा उत्सर्जक भी होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर है काला सतह अच्छा अवशोषक होता है, और इसी तरह से चिकनी सतह की तुलना में खुरदरा सतह भी अच्छा अवशोषक होता है। तो इस तरह से ऊष्मा संचरण के तीनों विधियों और उसके गुण के बारे में आप ध्यान से समझ चुके होंगे। बार बार आप देखेंगे, समझ में नहीं आता है तो और समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी समस्या होगा तब उसको ग्रुप में भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही।